All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 18 जो कि है द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ। डीप साउथ कहने का मतलब जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये वाला रीजन, इस रीजन में जो हिस्ट्री का डॉन हुआ, कहने का मतलब हम लोग देखेंगे जो मेगालिथिक कल्चर है उसका एंड से लेकर के उसके बाद कौन कौन से नए राज्य वहाँ पे आए उनके बारे में, मोस्टली 6 राज के बारे में, पांड्याज के बारे में और चोलाज के बारे में। तो इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द मेगालिथिक बैकग्राउंड, कि मेगालिथिक कल्चर क्या था और कैसे वहाँ से दूसरे राज्यों का उदय हुआ। दूसरा, स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे अलग अलग सिविलाइजेशन यहाँ से राइज हुए। जो 3 अर्ली किंगडम्स हैं, चोलाज, छेराज एंड पांड्याज, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद द पर्स एंड द सॉर्ड, कहने का मतलब क्या इकोनॉमी थी और कैसे वॉर वो लोग लड़ते थे, किस टाइप का सोसाइटी था। सोशल क्लासेस, कैसे कैसे नए नए सोशल क्लासेस बने, क्यों बने, किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में बने। बिगिनिंग्स ऑफ ब्रह्मनिज्म, कैसे ब्रह्मनिज्म का वहाँ पे इन्फ्लुएंस कायम हुआ। तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, संगम टेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो साउथ का कल्चर है उन सबको पढ़ने के लिए। सोशल इवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट से कैसा सोशल इवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा मेगालिथिक बैकग्राउंड। हम लोग देखते हैं कि 2nd सेंचुरी BC तक जो है, जो पेनिनसुला का टिप है, जो कह सकते हैं साउथ एंड है, जो कि कावेरी डेल्टा कह लें, बेसिकली कावेरी डेल्टा जो है, यहाँ पे मेगालिथ बिल्डर्स रहते हैं। मेगालिथ बिल्डर्स कहने का मतलब, मेगालिथ जो है एक स्पेशल टाइप का ग्रेव्स है ना। ये स्पेशली जो मेगालिथ बिल्डर्स हैं, ये अपने किसी सेटलमेंट्स के हिसाब से, अपने किसी और कल्चर के हिसाब से नहीं जाने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इनका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेगालिथ्स, जो कि ग्रेव्स हैं। ठीक है, इनमें जो होता क्या है कि वो लोग अपने ग्रेव्स, अपने जो डेड पीपल था उनको उनके सामान के साथ, उन सामानों के साथ जो उन्हें लगता था कि अगले जन्म में उनको जो लाइफ है आफ्टर डेथ, उनमें यूज़ कर पाएंगे वो लोग, उसके साथ उन्हें ग्रेव में डाल देते थे और फिर उनको पत्थरों से ना, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनसे इनसर्कल कर दिया करते थे। तो इसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। इनका सेटलमेंट्स बहुत कम है। जो मेगालिथ्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं पेनिनसुलर इंडिया में बहुत जगह पे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो आंध्र के रीजन में और तमिलनाडु के रीजन में देखने को मिलते हैं। इनका जो ये कल्चर है, मेगालिथिक कल्चर, ये 1000 BC के अराउंड जो है वो स्टार्ट हुआ और 5th to 1st सेंचुरी BC तक एंड हुआ है। कई कई जगह पे क्रिश्चियन एरिया का जो अर्ली सेंचुरीज है वहाँ तक गया है। ये जो लोग हैं, जो मेगालिथिक बिल्डर्स हैं, ये कई टाइप के पॉटरी जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडवेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है इन लोगों में, जो पॉपुलर था, वो था ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी। जो टूल्स ये लोग यूज़ करते थे, इन लोगों तक आयरन का नॉलेज आ चुका है। मोस्टली ये लोग स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, लेकिन आयरन के कुछ टूल्स भी ये लोग यूज़ करते थे। आयरन का नॉलेज आ चुका है इन लोगों के पास, जैसे हम लोग एंड की तरफ देखते हैं मेगालिथिक कल्चर के। तो जो टूल्स हम लोगों को इनके मेगालिथ से मिला है वो है एरो हेड्स, स्पेयर हेड्स, है ना, तीर और भाला सबका जो एंड होता है वो। इसके अलावा कुदाल, कछिया, जो त्रिशूल कह सकते हैं, वो सब। तो ये सब दिखाता है कि इनका जो कल्चर था वो मोस्टली कह सकते हैं कि वॉरिंग टाइप था, मतलब लड़ाई के टाइप का था, ना कि एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर के से रिलेटेड था। तो ये इसी वजह से ये ज़्यादातर जो है नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ना कि एडवांस्ड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो जो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, जैसे जो चोलाज थे, जो पांड्याज थे, और जो केरला पुत्र जिनको छेराज कहते हैं, है ना, ये सब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये सब लेट मेगालिथिक फेज में थे। तमिलनाडु के रीजन में जो स्केलेटन्स थे वो, है ना, क्या कहते हैं, जो रेड अर्न होता था, रेड पॉटरी का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अर्न है, बड़ा सा वेसल है जो रेड पॉटरी का, उसमें अपने डेड लोगों के स्केलेटन्स को डाल करके ना पिट्स में बरी कर देते थे, गाड़ देते थे पिट्स में, गड्ढों में।
और जो दूसरा टाइप का ब्यूरियल था ये तमिलनाडु के रीजन में था, लेकिन दूसरा टाइप का जो ब्यूरियल था जो सिस्ट ब्यूरियल था, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं गड्ढा है उसके अंदर डाले हैं और चारों तरफ से सर्कल कर दिए हैं पत्थरों से, ये सिस्ट ब्यूरियल कहलाता है। ये जो था ये कृष्णा और गोदावरी वैली में ज़्यादा कॉमन था। अब ये जो स्टोन सर्कल्स थे और जो नंबर ऑफ़ गुड्स थे कि कौन से पिट्स में कितने सामान मिले, ये हर जगह, ये सब जगह सेम नहीं थे और सारे पिट्स में सेम नहीं थे। तो ये दिखाता है कि वहाँ भी थोड़ा अमीर और गरीब कह सकते हैं कि था। बहुत लोगों के, बहुत गरीब में बहुत ज़्यादा सामान मिले, मतलब वो रिच लोगों के ग्रेव्स होंगे। ये लोग जो है ये धान उगाते थे और रागी उगाते थे। बहुत एडवांस लेवल का पैडी कह सकते हैं कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन या वेट पैडी एग्रीकल्चर नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये दो चीज़ों का ज़्यादा वो पैदावार करते हैं। और ये जो है हिल स्लोप्स में रहा करते हैं, जो पहाड़ों का जो ढलान वाला रीजन है उसमें। नीचे ज़मीनों पे जो प्लेन एरियाज़ हैं जिनको लॉलैंड्स कहते हैं, उनमें नहीं ये लोग बसते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट था और घने जंगल के लिए चाहिए आयरन के इम्प्लीमेंट्स, और ये लोग बहुत ज़्यादा आयरन के टूल्स यूज़ करते नहीं थे। तो इसलिए ये मेगालिथिक फेज था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन। जो कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे नॉर्थ के और डीप साउथ के, डीप साउथ को कहा जाता था तमीज़-ए-ख़म, ठीक है। तो तमीज़-ए-ख़म और जो नॉर्थ का रीजन था, इन दोनों के बीच जो कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है वो हुए मोस्टली ट्रेडर्स की वजह से, कॉन्करर्स की वजह से और मिशनरीज़ की वजह से, चाहे वो ब्राह्मण मिशनरी हो, जैन मिशनरी हो या बुद्धिस्ट मिशनरीज़ हों। इन सब की वजह से क्या हुआ कि कल्चर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और बहुत चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि विलेजेस कई सारे डेवलप हुए, टाउन्स डेवलप हुआ, वेट पैडी कल्टीवेशन इन्होंने सीखा, और कई सारे सोशल क्लासेस जो हैं 4th सेंचुरी BC से आगे की तरफ इन सब चीज़ों का नया नया डेवलपमेंट हुआ। तो जो रूट था साउथ की तरफ, है ना, उनको दक्षिण पथ कहा जाता था। उस रूट को नॉर्दर्नर्स के द्वारा, ये जो रूट था ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साउथ से जो है गोल्ड, पर्ल्स और बहुत सारे जेम स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स क्या कहते हैं कि नॉर्थर्न रीजन में आया करते थे। पांड्या स्टेट जो था उसके बारे में मेगास्थीन्स ने भी लिखा है। मेगास्थीन्स आपको पता होगा पाटलिपुत्र में एक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, तो मेगास्थीन्स ने भी इनके बारे में लिखा है। तो कहने का मतलब ये वहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे अच्छे नंबर में, तभी तो एक ग्रीक एम्बेसडर इनके बारे में लिखता है। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें भी मेंशन है, उनमें जो मेंशंस हैं वो हैं चोलाज के, पांड्याज के, केरला पुत्र जो कि छेराज हैं, सत्यापुत्र और तम्रापर्णी। तम्रापर्णी जो है वो श्रीलंकन लोगों को कहा जाता है, जिसमें से सत्यापुत्र का कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया कि सत्यापुत्र जो है उस इंस्क्रिप्शन में वो किन को कहा जा रहा है, लेकिन ये चोलाज, पांड्याज, केरला पुत्र और तम्रापर्णीज के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग पा चुके हैं। अब जब नॉर्थ और साउथ के बीच कल्चरल कॉन्टेक्ट्स होगा तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ से बहुत सारी चीज़ें जाएंगी तो साउथ से भी आएंगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि तमिल कल्चर का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नॉर्थ में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि कावेरी रिवर है, उसको बाद में देखा जाता है कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स हैं, है ना, उनमें कावेरी नदी को एक होली रिवर की तरह से ट्रीट किया जाता है। कई सारे पंच मार्क कॉइन्स जो कि जनपद के हैं और जो मगधन टाइप के हैं, मगधन एम्पायर के, वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि नॉर्थ और साउथ में कहीं ना कहीं ट्रेड हुआ था। रोमन कॉइन्स भी देखने को मिलता है, तो ये बताता है कि रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी बढ़िया ट्रेड था, है ना, और ख़ासकर रोमन एम्पायर के ईस्टर्न डोमिनियंस के साथ, जो कि इजिप्ट का रीजन हुआ करता था वहाँ से। तो अब रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उसके साथ ट्रेड जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और क्या कहते हैं रिचनेस लाएगा, वेल्थ लाएगा। तो इसी वजह से इनसे जो ट्रेड हुआ, इसकी वजह से 3 जो स्टेट्स थे, चोलाज के, छेराज के और पांड्याज के, धीरे धीरे, है ना, क्या कहते हैं डेवलप हुए और इन सब का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे जो 3 अर्ली किंगडम्स थे उनके बारे में। तो जो सबसे पहला किंगडम हम लोग पढ़ेंगे वो है पांड्याज। पांड्याज के बारे में जो मेंशन किया था मेगास्थीन ने, उन्होंने ये बताया था कि पांड्याज जो है वो बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे पर्ल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, जो मोती हुआ करते थे। तो मोती की वजह से जो पांड्याज का स्टेट था वो फेमस था। और मेगास्थीन्स ने ये भी मेंशन किया था कि ये जो रीजन था ये एक वुमेन के द्वारा रूल किया जाता था। तो एक तरह से मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है।
जो पांड्या का जो रीजन था, जो टेरिटरी था, वो साउदर्न मोस्ट टिप और साउथ ईस्टर्न पोर्शन था। कहने का मतलब अब हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के पार्ट्स है ना, इंडियन पेनिनसुला के तमिलनाडु के रीजन में इनका क्या कहते हैं, ये लोग वहाँ पे राज स्थापित किए हुए थे। जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं तिरुनेलवेली के, रामनाथ के और मदुराई के, इन सारे रीजन में इनका जो इस्टेब्लिशमेंट था इनके स्टेट का वो था। मदुराई जो था वो इनका कैपिटल था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है मदुराई, ठीक है, ये कैपिटल था पांड्याज का। अब क्योंकि रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड होता था तो इसी वजह से ये स्टेट काफ़ी वेल्दी था। और इनके जो किंग्स थे वो रोमन एम्पायर जो ऑगस्टस थे उनके यहाँ एम्बेसीज भेजे हैं। जो पांड्या किंग्स थे, वो पांड्या किंग्स बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किया करते थे। ये दिखाता है कि जो ब्राह्मण इन्फ्लुएंस था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, पांड्याज पे ज़्यादा था, इसलिए तो वैदिक सेक्रीफाइसेस को ये परफॉर्म किया करते थे। जो सेकंड किंगडम है वो है चोलाज का। जो चोलाज थे इनको मेडिवल टाइम में चोलामंडलम कहलाया गया, जो कि अब कोरोमंडल हम लोग कह सकते हैं। कोरोमंडल कोस्ट जो है ये रीजन इन्हीं के नाम पे पड़ा है। इनका जो टेरिटरी था वो पांड्याज के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में था। पेन्नार और वेलार करके जो दो रिवर्स हैं उनके बीच का जो रीजन था वहाँ पे चोलाज रूल किया करते थे। इनका जो चीफ सेंटर था पावर का वो था उरैयूर। कह सकते हैं कि उरैयूर इनका कैपिटल था। और उरैयूर जो है अपने कॉटन के लिए बहुत फेमस था। ये कहा जाता है कि इनके एक किंग थे एलारा, जिन्होंने श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था और 50 सालों तक वहाँ पर राज किया था। इनके जो सबसे फेमस किंग थे वो थे करिकाल। जो करिकाल थे वो सेकेंड सेंचुरी एडी के मिडिल में रूल कर रहे थे। इन्होंने ही एक कैपिटल डेवलप किया जिसका नाम पुहारपरा, जिसको हम लोग कावेरीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। और जो कावेरी रिवर था, कावेरीपट्टनम है ना, इसी के नाम पे पड़ा है। जो कावेरी रिवर था उसके किनारे 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था और यूज़ किया था 12,000 स्लेव्स को इस काम में। 12,000 जो स्लेव्स वो लोग मतलब जो करिकल जो है वो श्रीलंका से जीत कर बंदी बना कर लाए थे, उनको यूज़ करके एम्बैंकमेंट किया था उन्होंने। करिकल के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए उनके सक्सेसर के अंडर जो है ये चोला किंगडम धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया और बाद में ख़त्म हो गया। क्योंकि छेराज जो थे और जो पांड्याज थे ये दोनों जो है, ऑब्वियसली इन तीनों में लड़ाई हुआ करता था, लेकिन ये दोनों जो है छेराज और पांड्याज डेवलप करते गए, अपना टेरिटरी जो है एक्सपेंड करते गए। और ये दोनों चोलाज के ही टेरिटरी को हथिया कर एक्सपेंड करते गए। इस वजह से चोलाज का जो स्टेट था वो डिक्लाइन कर गया। और जो बचे कुछ चोला का जो पार्ट था वो पल्लवाज ने बाद में साफ कर दिया। तो कह सकते हैं कि चोलाज का बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन ये तीनों कंटेम्प्रेरीज हैं। जो थर्ड किंगडम था वो छेराज का था। छेराज का जो रीजन था, अगर मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ पे पांड्याज थे, यहाँ पे चोलाज थे और यहाँ पे छेराज थे। तो पांड्या के कह सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट रीजन में इनका टेरिटरी था, जो कि एक हम लोग देख रहे थे कि सी और जो इस साइड घाट्स हैं, जो क्या कहते हैं माउंटेन रेंज है, इसके बीच में जो नैरो स्ट्रिप है लैंड का, उनमें इनका रूल था। तो आज के केरला और तमिलनाडु ये दो स्टेट के कुछ रीजन्स उनके अंदर आते थे। इनके टेरिटरी में रोमन्स ने 2 रेजिमेंट्स इस्टेब्लिश किए हुए थे। एक क्या कहते हैं, दोनों जो है मुजिरिस में इस्टेब्लिश किए हुए थे। मुजिरिस एक रीजन है जो कि क्रेंगनोर के बगल में है। यहाँ पे 2 रेजिमेंट रखे थे ताकि उनका जो ट्रेड था वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड रहे उनका। जो छेराज का हिस्ट्री है, जनरली इन तीनों का जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं वो जनरली ये 3 आपस में लड़ रहे हैं, तीनों आपस में लड़ते रहे हैं टेरिटरी को लेकर के, है ना, एक दूसरे पे हमला करते रहे हैं। जैसे कि जो छेराज थे उन्होंने करिकला के फादर को मार दिया था और इस लड़ाई में छेरा के भी किंग की क्या कहते हैं ज़िंदगी चली गई थी। बाद में देखते हैं कि ये दोनों लड़ाई को रोकने के लिए इन दोनों ने छेराज और चोलाज ने आपस में मैट्रिमोनियल अलाइंस कर दिया। फिर देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो छेराज हैं वो पांड्याज के साथ अलाई कर लेते हैं और
चोलास के ऊपर हमला कर देते हैं और चोलास जो है इन दोनों के अलायंस को हरा देते हैं, जिस वजह से चेरा का जो किंग थे वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे हम लोगों को स्टोरीज देखने को मिलते हैं। तो ये बताते रहता है कि इन तीनों में आपस में लड़ाई होते रहता है। अगर हम चेरा पोइट्स के अकॉर्डिंग चलें तो उनके जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे वो सेंगुटुवान थे, जिनको द रेड और गुड चेरा भी कहा जाता था। 2nd सेंचुरी एडी के बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे चेरा का पावर जो है वो ख़त्म हो जाता है और पूरा डिक्लाइन कर जाता है। तीनों जो स्टेट्स थे वो तीनों काफ़ी रिच थे क्योंकि ट्रेड करते थे। इन तीनों रीजन से जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उनको है ना स्पाइसेस मिलता था, स्पेशली जो काली मिर्च है, पेपर है वो। इसके अलावा आइवरी, हाथी के दांत के बने हुए सामान, पर्ल्स, जेम स्टोन्स, ये सारे के सारी चीज़ों का सप्लाई ये लोग करते थे और यहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड में भेजते थे। तो बहुत बढ़िया ट्रेड चलता था। इसके अलावा जो क्लोथ्स थे जैसे मसलिन और सिल्क है ना, इन दोनों का भी बहुत बढ़िया वर्क क्या कहते हैं वीविंग, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स वीव किया करते थे, बुना करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसके अलावा कहा जाता है कि कुछ कॉटन क्लोथ्स इतने मतलब पतले होते थे जैसे कि सांप का जो क्या कहते हैं, जो सांप अपना केंचली छोड़ता है जितना पतला वो होता है ना, उतना पतला जो है ये कॉटन बनाया करते थे। उरैयूर जो क्या कहते हैं रीजन था, जो वो अपने कॉटन के लिए बहुत फेमस था। तो यहाँ का कॉटन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत डिमांड में था। तो इस वजह से ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा इनका हुआ करता था और ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा ये रिच हुआ करते थे। जो एंशियंट टाइम्स में जो तमिल्स थे उनका जो ट्रेड था वो ग्रीक के साथ था, है ना, जो क्या कहते हैं इजिप्ट के हेलेनिस्टिक किंगडम है। इसके अलावा अरेबिया के साथ था और मलई आर्किपेलागो के साथ था और वहाँ से चाइना तक इनका ट्रेड फैला हुआ था। इतना ट्रेड था, इस वजह से इतना ज़्यादा इन लोगों के पास वेल्थ जमा हुआ और इसी वजह से ये तीनों किंगडम्स डेवलप हुए। और जैसे जैसे ट्रेड ख़त्म होता चला गया इनका भी डिक्लाइन, इस ट्रेड के साथ इन तीनों किंगडम का भी डिक्लाइन हो गया। ट्रेड के रिजल्ट की वजह से सिर्फ और सिर्फ वेल्थ ही नहीं आया बल्कि बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस हुए। जैसे कि बहुत सारा वर्ड्स हैं, जैसे कि चावल के लिए, जिंजर के लिए, सिनेमन के लिए ना, और भी बहुत सारे सामानों के लिए जो ग्रीक में वर्ड्स हैं वो वर्ड्स तमिल के ही वर्ड से डिराइव किए हुए हैं। तो ये ट्रेड का ही रिजल्ट था कि बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से जो वहाँ नहीं मिलते थे जो सामान, तो इन्हीं वर्ड्स को कन्वर्ट करके, इन्हीं वर्ड से नया वर्ड डिराइव करके ग्रीक में बहुत सारा वर्ड्स ऐड किया गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द पर्स एंड द स्वॉर्ड। कहने का मतलब पर्स हम एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमी को डिपिक्ट कर रहे हैं और स्वॉर्ड मतलब जो वॉर है और उनकी जो आर्मी होगी उसकी भी बात करेंगे। तो जो उनका पर्स है, रेवेन्यू कह सकते हैं, जहाँ कलेक्ट होता है ना, तो जो रेवेन्यू था उनका एक बहुत बड़ा सोर्स था, वो था ट्रेड था, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था रॉयल रेवेन्यू का। और क्या कहते हैं ये लोग जो थे कस्टम ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे जो कि ट्रांजिट ड्यूटीज़ मर्चेंट से जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाते हैं उनसे टैक्स एक तरह से वसूला करते थे। और इन मर्चेंट्स की, क्योंकि ट्रेड अच्छा होगा, सेफली होगा तो पैसे आएंगे, तो ट्रेड सेफली होने के लिए मर्चेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मर्चेंट्स को और क्या कहते हैं कोई स्मगलिंग ना हो ना, चोरी छुप के कोई सामान न बेचा जा रहा हो, इसके क्या कहते हैं रोकने के लिए और मर्चेंट्स के सेफ्टी के लिए इन्होंने सोल्जर्स तैनात किए हुए थे, फौज तैनात की हुई थी जो कि लगातार रोड पर नज़र रखा करती थी। जो इसके अलावा जो लड़ाई किया करते थे और उनमें जो स्पॉइल्स लाते थे, जो लूट लाते थे, वो भी रॉयल इनकम को बढ़ाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इसलिए जो मेन फाउंडेशन था स्टेट इनकम का, जो मेन फाउंडेशन था, कह सकते हैं कि बेसिक फाउंडेशन या रियल फाउंडेशन, वो था एग्रीकल्चर से जो भी सामान आता था एज अ टैक्स, उसकी वजह से ये क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करते थे। कावेरी जो डेल्टा था वो बहुत फर्टाइल था, तो इसलिए बहुत अच्छे अमाउंट में क्या कहते हैं पिजेंट्री से टैक्स भी ये लोग वसूलते थे। अब पिजेंट्री के से जो टैक्स आता था उसी की वजह से एक रूडिमेंट्री आर्मी जो है ये लोग मेंटेन करते थे, जिनमें चैरियट्स होते थे, और वो जो चैरियट्स जो रथ हुआ करता था वो क्या कहते हैं बैलों से जुड़ा हुआ करता था, बैल वो चलाया करते थे। इसके अलावा वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे, कैवलरी हुआ करती थी और इन्फेंट्री हुआ करती थी। यहाँ पे जो कैवलरी थे तो जो कैवलरी के लिए जो हॉर्सेस थे वो इंपोर्ट किए जाते थे, सी रूट के थ्रू यहाँ तक लाए जाते थे।
जो रॉयल्स थे, कहने का मतलब जो राजा महाराजा थे और जो अमीर फैमिली सब थी, है ना, और जो आर्मी के जो कैप्टन्स हुआ करते थे वो एलिफेंट्स पे चला करते थे, और जो कमांडर्स हुआ करते थे वो चैरियट्स पे, है ना, रथ पे चला करते थे। बाकी फुटमैन और हॉर्समैन जो हैं वो लेदर के सैंडल्स पहन कर चलते थे अपने फुट के प्रोटेक्शन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सोशल क्लासेस यहाँ पर डेवलप हुए। तो जो ब्राह्मण्स थे वो इस तमिल क्या कहते हैं रीजन में, कहने का मतलब जो साउथ का रीजन है वहाँ पे संगम एज में अपीयर हुए। संगम एज कह सकते हैं कि अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा, कह सकते हैं कि 200-300 एडी से लेकर के 600 एडी तक का जो क्या कहते हैं जो रेन है, जो पीरियड है, वो संगम एज कहलाता है। तो इसी एज में साउथ में ब्राह्मण्स अपीयर हुए, और ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स थे वो पोइट्स की तरह क्या कहते हैं फंक्शन करते थे। राजा महाराजा के कोर्ट्स में वो पोइट्स का फंक्शन करते थे, और इसी वजह से बहुत बढ़िया रिवार्ड भी उन्हें मिला करता था। कई टेक्स्ट में के हिसाब से पता चलता है कि जो तमिल ब्राह्मण्स थे वो मीट भी लिया खाते थे और वाइन भी, मदिरा भी पिया करते थे। जो क्षत्रिय क्लास था और जो वैश्य क्लास था, इन दोनों को एक रेगुलर वर्ण की तरह से डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन जो वॉरियर क्लास था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्या कहते हैं, पॉलिटी का और सोसाइटी का। जो आर्मी के कैप्टन्स हुआ करते थे उनके लिए एक सेरेमनी क्या कहते हैं किया जाता था, और उस सेरेमनी में इन्हें एनादी का टाइटल दिया जाता था एनादी। रूलिंग क्लास को अरासर कहा जाता था, और जो पीजेंट्री में जो रिच पीजेंट्स थे, जो अमीर कह सकते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, उन पीजेंट्स को वेलालाज कहा जाता था। और वेलालाज और जो रूलिंग क्लास था अरासर, इन दोनों के बीच मैत्रिक संबंध भी हुआ करते थे, मैरिज रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हुआ करती थी। और ये जो वेलालाज थे, रिच पीजेंट्स थे, ये 4th कास्ट बनाते थे, और इन्हीं के पास जो राज्य का ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था। तो ये जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, ये अपने खेत को खुद से नहीं जोता करते थे, बल्कि ये लेबरर्स जो कि छोटे क्लास जैसे कि कदईसियार जो हैं, है ना, उनसे बिलोंग करने वाले लेबरर्स को ये एम्प्लॉय करते थे, और वही खेत को जोता करते थे। एक और लेबरर क्लास था जो था पेरियार्स। पेरियार्स जो थे वो खेतीहर मजदूर की तरह, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह भी फंक्शन किया करते थे, और साथ में वो एनिमल स्किन्स पे भी काम करते थे और उनका मैट बनाया करते थे। तो शार्प इनइक्वलिटीज़, मतलब गहरा सोशल इनइक्वलिटीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है संगम के एज में। जो रिच थे, जो अमीर लोग थे, वो पत्थर के और ईंट के बने हुए घरों में रहा करते थे, और जो गरीब हुआ करते थे वो झोपड़ी में, और उससे भी जो कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत छोटा सा रीजन, टपरी डाल के या छप्पर डाल के वैसा स्ट्रक्चर सब में रहा करते थे। तो एक बहुत गहरा, ऊंचा और क्या कहते हैं अमीर और गरीब का बीच का गैप था, वो यहाँ पे देखने को मिलता है संगम एज में। जो सिटीज़ थे, सिटीज़ में जो रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे वो अपने मकान के ऊपरी मंजिल में रहा करते थे, और निचली मंजिल में दूसरे रहा करते थे। ये ऊपरी मंजिल में रहने का जो बात था, ये दिखाता था कि ये ज़्यादा, है ना, क्या कहते हैं, सोशल क्लास में ज़्यादा ऊपर है, पैसे से भी और क्लास वाइज भी। ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये जो सोशल क्लासेस थे ये राइट्स और रिलीजन्स के द्वारा मेंटेन किए जाते थे, इन्हीं की वजह से सोशल इनइक्वलिटीज़ ज़्यादा मेंटेन रही, ऐसा कहीं पे हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इन इनइक्वलिटीज़ के पीछे जो ब्राह्मण प्रीस्ट्स हुआ करते थे उनका बहुत बड़ा हाथ था, ये कहना गलत होगा। जो अगला टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, वो ब्राह्मणिज्म का उदय। यहाँ पे साउथ में जो ब्राह्मणिज्म का जो बिगिनिंग्स है, शुरुआत कह सकते हैं, उदय तो नहीं, है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो जो स्टेट और सोसाइटी था, मतलब तमिल नाडु का जो रीजन था, उसमें एक छोटा सा रीजन था जहाँ पे नए स्टेट्स और सोसाइटी जो है वो स्पेशली जो अर्ली क्रिश्चियन एरा है ना, अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी से वहाँ पे ब्राह्मण्स के, है ना, इन्फ्लुएंस के अंदर डेवलप हुए। और जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था, पहले ही बता दिया, छोटा सा पार्ट है ना, तमिलनाडु का छोटा सा पार्ट में कन्फाइंड था, और वो भी सिर्फ अपर लेवल्स, अपर क्लासेस, है ना, तमिल सोसाइटी के अपर क्लासेस तक कन्फाइंड था। शुरू में मैंने बताया कि जो किंग्स थे, पांड्याज में भी बताया कि वो वैदिक सेक्रीफाइसेस किया करते थे। तो ब्राह्मण इन्फ्लुएंस था, इसी वजह से वैदिक सेक्रीफाइसेस किया करते थे। लेकिन
क्या कहते हैं, जो लोकल गॉड्स थे उनकी पूजा हुआ करती थी। जो उनमें जो सबसे मुख्य थे वो थे मुरुगन, जिनको बाद में है ना अर्ली मेडिवल टाइम्स में हम लोग सुब्रमण्य के नाम से जानते हैं। तो मुरुगन की पूजा हुआ करती थी। बाद में हम लोगों को विष्णु जी की भी पूजा देखने को मिलती है, कई जगह पे मेंशन किया हुआ है विष्णु जी की पूजा भी हुआ करती थी, लेकिन ये बाद के समय में। इसके अलावा जो डेड को गाड़ दिया करते थे और उनके साथ सामान को भी गाड़ दिया करते थे, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि मेगालिथिक प्रैक्टिस था, वो कंटिन्यूड रहा, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। एक नया तरीका आया क्रीमेशन का, जिसको कह सकते हैं कि हम लोग जला देना, है ना, अपने डेड को जला दिया जाता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया बाद में। लेकिन जो इनह्यूमेशन प्रक्रिया है, देखिए 2 प्रक्रिया होता है अपने डेड बॉडी को क्या कहते हैं समाप्त करने का। एक होता है क्रीमेशन जिसमें जला दिया जाता है, और एक होता है इनह्यूमेशन जिसमें क्या कहते हैं कि बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो क्रीमेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लेकिन जो मेगालिथिक प्रैक्टिस था इनह्यूमेशन का, बरी कर देने का, ज़मीन में गाड़ देने का, वो भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये दिखा सकता है कि लेट मेगालिथिक फेज़ है, और एक तरह से क्योंकि मेगालिथिक कल्चर के भी प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और नए नए जो एलिमेंट्स साउथ की टच की क्या कहते हैं कनेक्शन की वजह से आए हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तमिल लैंग्वेज और संगम लिटरेचर के बारे में। तो ये जो साउथ के जो क्या कह सकते हैं कि जो अर्ली सेंचुरीज़ हैं क्रिश्चियन एरा के, उनमें जो भी स्टेट्स हैं या जो भी कल्चर डेवलप हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि जो रिसोर्स है वो संगम टेक्स्ट से आता है। संगम जो था वो तमिल पोइट्स का असेंबली हुआ करता था, जो कि राजा महाराजा की क्या कहते हैं अंडर में वो असेंबली हेल्ड किया जाता था, और वहाँ पे तमिल क्या कहते हैं कई सारे तमिल पोइट्स मिल करके अपने अपने वर्क्स को इकट्ठा किया करते थे। हमें नहीं पता कि कितने संगम्स हुए थे और किन पीरियड्स में हुए थे। एक संगम के बारे में कंफर्म है कि वो मदुराई में हुआ था, लेकिन कई जगह पे जो बाद में रेफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है, कई जगह पे कि 3 संगम हुए थे जिसमें 10,000 पोइट्स भाग लिए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 10,000 पोइट्स भाग लिए थे। 10,000 सालों तक ये संगम चला था, और 200 राजा थे, पांड्या किंग्स थे, उनके अंडर में ये संगम मतलब हुए थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, देखने में मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि इतने छोटे छोटे किंगडम्स और इतना बड़ा बड़ा लिटरेरी वर्क्स, तो ये बहुत एग्जैजरेटेड है। एक संगम के बारे में पता है, और मल्टीपल संगम्स हुए थे, लेकिन बहुत कंफर्म नहीं है हम लोगों का कितना संगम हुआ था। तो इन सारे के सारे पोइट्स का जो वर्क्स हैं, इन सबको कंपाइल करके एक टेक्स्ट बनता है, जिनको संगम टेक्स्ट कहा करते हैं। इन्हीं के असेंबली के, जिनको संगम कहते हैं, उन्हीं के नाम पे। तो संगम लिटरेचर जो है उनको रफली हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है नैरेटिव, जिसमें नैरेटिव कहने का मतलब कि कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, और एक है डायडेक्टिक कहने का मतलब उसमें भी स्टोरीज़ हैं लेकिन पोइटिक फॉर्म में है। तो जो नैरेटिव टेक्स्ट हैं उनको मिल्कन नक्कू कहा जाता है, या फिर 18 मेजर वर्क्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका 18 मेजर वर्क्स, और जो तमिल वर्ड है इसके लिए मिल्कन नक्कू। इसमें 18 मेजर वर्क्स हैं, मतलब 18 बड़े बड़े क्या कहते हैं बात हैं, जिसमें 8 एंथोलॉजीज़ है। 8 एंथोलॉजीज़ कहते हैं कि कई सारी कहानियों का मिक्सचर हो। सारी कहानियाँ आपस में मिक्स मतलब आपस में कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक पोएम हो जिसमें कई सारी कहानियाँ उसमें इंक्लूडेड हो बिना कनेक्शन के। तो 8 जो है एंथोलॉजी हैं, और 10 आइडल्स हैं। आइडल्स कहते हैं कह सकते हैं कि किसी भी हुए वार को या किसी भी हुए घटना, किसी एक घटना के ऊपर पूरी क्या कहते हैं पोएम लिख दी गई, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक आइडल जानते हैं जिसके ऊपर बेस्ड मूवी है ट्रॉय के नाम से। वो भी क्या है, आइडल के ही आइडल एक क्या कहते हैं पोइटिक फॉर्म है। उस ट्रॉय में हुए वॉर को पूरा डिटेल में लिखा गया, उसी पे बेस्ड मूवी भी बनी है ट्रॉय। ठीक है, तो जो डायडेक्टिक वर्क्स हैं, डायडेक्टिक वर्क्स को कहा जाता है किलकन्नक्कू या 18 माइनर वर्क्स। तो मेलकन्नक्कू, किलकन्नक्कू 2 भाग में बांटा जाता है संगम टेक्स्ट को। संगम टेक्स्ट का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो क्रिश्चियन सेंचुरीज़ के जो शुरू का एरा है, शुरू के जो क्रिश्चियन सेंचुरीज़ हैं उसमें प्रोड्यूस किया गया है, और लास्ट में कह सकते हैं कि 600 AD तक आकर के कंपाइल हुआ है।
फाइनल हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो संगम टेक्स्ट था, इससे हम लोगों को सोशल इवोल्यूशन का क्या आइडिया मिलता है। तो दो भाग था, एक नैरेटिव था और एक डायडेक्टिक था। तो जो नैरेटिव टेक्स्ट थे उनमें हेरोइक पोइट्री, कहने का मतलब कई सारे वॉरियर्स को एज अ हीरोज़ की तरह से दिखा करके लिखा गया है, और इनमें ज़्यादातर वॉर्स की बात हो रही है, लगातार वॉर्स और कैटल रेड्स, है ना। मतलब एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब के कैटल्स को, लड़कर के कैटल्स को ले लिया। तो ये दिखाता है कि जो अर्ली तमिल पीपल थे, कह सकते हैं एक तरह से कि मेगालिथिक पीपल थे वो प्राइमरीली जो थे पेस्टोरलिस्ट थे, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेकर के चला करते थे, हंटर्स थे, शिकार किया करते थे, मछली मारा करते थे, लेकिन वो राइस भी प्रोड्यूस किया करते थे। तो प्राइमरीली उनका जो क्या कहते हैं जीवन यापन करने का जो तरीका था वो पास्टोरलिज्म था। तो एक दूसरे पे हमला करते थे और वॉर में जो भी क्या कहते हैं वॉर बूटी उन्हें मिला, कहने का मतलब जो भी चीज़ वो लूटे वो उनके लाइवलीहुड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। जो नैरेटिव टेक्स्ट हैं इनसे ये भी पता चलता है कि हीरो स्टोन्स क्या कहते हैं कि वहाँ पे लगाए जाते थे। जो भी मान लीजिए वॉर हुआ, इसमें जो भी लोग मारे, जो भी वॉरियर मारे गए, है ना, उनको, उन हीरोज़ को ऑनर देने के लिए, है ना, अपने क्या कहते हैं अपनी चीज़ों और अपने ट्राइब्स के लोगों की रक्षा में उन्होंने अपना क्या कहते हैं जान का बलि दे दिया। तो इस चीज़ के ऑनर में स्टोन्स भी खड़े किए जाते थे जिनको विरारकल कहा जाता है। तो ये दिखाता है कि जो मेगालिथिक कल्चर था उसमें भी लोग क्या करते थे, अपने क्या कहते हैं जो डेड पीपल हुआ करते थे उनके सम्मान में उनके चारों तरफ बड़े बड़े स्टोन्स एनसर्कल कर दिया करते थे। और अभी भी यहाँ देख रहे हैं कि उसके आगे का एज है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हीरोज़ हैं, जो वॉरियर्स हैं, जिनकी जान चली गई प्रोटेक्शन करने में, है ना, अपने ट्राइब्स के, उनके भी रिस्पेक्ट में स्टोन खड़े किए जा रहे हैं जिनको विरारकल कह रहे हैं। तो ये एक शेडो है मेगालिथिक स्टोन ब्यूरियल का। ये जो सारे टेक्स्ट हैं इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लगाते हैं, जैसे उनकी आर्मी क्या थी, कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, जुडिशरी कैसे थी, ट्रेड्स कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, जो कि अभी हम लोग क्या कहते हैं शुरू के सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। ये सारा संगम टेक्स्ट से ही निकाला हुआ है, और थोड़ा बहुत जो ग्रीक कह सकते हैं ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स थे, है ना, इन सब के जो बायोग्राफीज़ हैं, लिखी हुई किताब है, उनसे भी रिलेट करके पता चला है। मोस्टली संगम टेक्स्ट से ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हमें मिलता है। कुछ टाउन्स का भी वर्णन है नैरेटिव टेक्स्ट में संगम के, जैसे कि कांची, कोरकाई, मदुराई, पुहार और उरैयूर। पुहार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पुहार मतलब कावेरीपट्टनम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाउन था। बहुत सारा जो संगम टेक्स्ट है इस पे इंक्लूडिंग द डायडेक्टिक वंस, कहने का मतलब जो डायडेक्टिक पार्ट है और उससे पहले जो नैरेटिव टेक्स्ट हैं इनके बहुत सारे पार्ट जो हैं ये जो ब्राह्मण स्कॉलर्स हैं प्रकृत और संस्कृत के, उनके द्वारा लिखी गई है। ये सारे जो टेक्स्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ किंग को नहीं बताते हैं कि किस तरह का आचरण रखना चाहिए, बल्कि एक कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं किंग के लिए, उनके कोर्ट के लिए, उनके कोर्ट में जो भी दरबारी लोग हैं उन सब के लिए, इसके अलावा उसकी फैमिली के लिए, और जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं और ऑक्यूपेशंस करने वाले लोग हैं उन सब को किस तरीके से एक सोसाइटी में व्यवहार करना है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं ये सारे टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई होंगी जब ब्राह्मण्स का अपीयरेंस हुआ होगा, है ना, पल्लवास के अंदर में 4th सेंचुरी एडी में पल्लवास का रूल एक बड़े रीजन में क्या कहते हैं बड़े पार्ट में जो इंडियन पेनिनसुला है, स्पेशली ये छिराज चोलाज का जो रीजन है, इस रीजन में पल्लवास का रूल हुआ, और इसी के ही अंदर बहुत सारे, है ना, ब्राह्मण्स जो हैं वो यहाँ पे आए थे। तो अब ये यहाँ पे आए होंगे तभी तो ये संगम में अटेंड किए होंगे और फिर अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिए होंगे, तो ये तभी पॉसिबल हुआ होगा। लेकिन अब मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर पार्ट जो है संगम का, ज़्यादातर कहने का तो बहुत बड़ा पार्ट जो है डायडेक्टिक मिला करके और जो नेटिव टेक्स्ट हैं उनके कुछ पार्ट्स को मिला करके ये ब्राह्मण स्कॉलर्स ने लिखे हैं। तो ये 4th सेंचुरी एडी के बाद हुआ होगा और कुछ पार्ट जो हैं वो उससे पहले के होंगे। इसलिए फर्स्ट क्या कहते हैं अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा से लेकर के 6th सेंचुरी एडी तक इसका कंपाइलेशन हुआ है।
ये टेक्स्ट जो हैं ये हमें बताते हैं किंग्स का डिसेंट, है ना, किंग्स जो सोलर और जो लूनर डायनेस्टीज़ हैं इनमें किंग्स को बांटा गया है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये नॉर्थ में 6th सेंचुरी AD के अराउंड स्टार्ट हुआ था। तो ये बताता है कि ये ब्राह्मण इन्फ्लुएंस में से ही ये सारा चीज़ स्टार्ट हुआ है, सोलर और लूनर डायनेस्टीज़ का जो कल्चर है वो। संगम टेक्स्ट के अलावा एक और टेक्स्ट है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है वो ग्रामर और पोइटिक्स के बारे में है। ये जो टेक्स्ट है इसमें तमिल ग्रामर और जो पोइटिक्स है उसके रूल्स और कई सारे, है ना, क्या कहते हैं, नियम कह सकते हैं, और भी कई सारे जो फार्मूलाज हैं ना वो दिए गए हैं। एक और तमिल टेक्स्ट है जो है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है ये फिलॉसफी के ऊपर है और जो वाइज मैगजिम्स है, मैगजिम्स कहते हैं कि अपने द्वारा कही गई कोई बहुत ही तथ्य वाली बात को एक तरह से कह सकते हैं कोटेशंस या कोट्स, कोटेशन भी नहीं, कोट्स जो कोई बड़ा आदमी बोलता है, फिलोसॉफिकल कोट्स जो हम लोग देखते हैं वो सब। तो ये जो तिरुक्कुरल है ये जो इस टेक्स्ट में फिलोसफी और वाइज एक्सियोम सब लिखा हुआ है। इसके अलावा दो, है ना, कह सकते हैं कि जुड़वां तमिल एपिक्स हैं, सिलप्पदिक्रम और मणिमेकलाई। तो मणिमेकलाई और सिलप्पदिक्रम जो है ये दो तमिल एपिक्स हैं जो कि 6th सेंचुरी AD के अराउंड कंपोज की गई हैं। जो सिलप्पदिक्रम है, सिलप्पदिक्रम जो है ये तमिल लिटरेचर का ब्राइटेस्ट जेम कहा जाता है। जो तमिल लिटरेचर है उसमें एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो सिलप्पदिक्रम में ही देखने को मिलता है। सिलप्पदिक्रम में जो है ये एक लव स्टोरी के बारे में बताता है। एक डिग्निटरी जिसका नाम है कोवलन, डिग्निटरी मतलब कह सकते हैं कि प्रिंसली क्लास, राजा महाराजा से रिलेट करने वाली, है ना, जिसका नाम है कोवलन, और एक दरबारी है कर्टेसन जिसका नाम है माधवी। ये कावेरीपट्टनम के हैं। तो कावेरीपट्टनम के जो कोवलन हैं कह सकते हैं राजा महाराजा की फैमिली से होंगे, शायद राजा ही हों। कोवलन और जो दरबार में जो माधवी है, कोवलन ने माधवी को चुन लिया, प्रेफर किया अपने वेडेड वाइफ जो थी कन्नगी, जो कि एक राजशाही परिवार से होंगी, उनसे ऊपर प्रेफर किया माधवी को जो कि एक नॉर्मल दरबारी थी। तो इन्हीं दोनों के ऊपर लव स्टोरी है सिलप्पदिक्रम में। जो दूसरा एपिक है ना, मणिमेकलाई जो है वो एक ग्रेन मर्चेंट, जो कह सकते हैं कि अनाज का जो सौदागर थे, अनाज का जो बिजनेसमैन था ना, उसने लिखा था। वो ये मदुराई का था। ये जो है ये उसी कहानी को थोड़ा आगे लेके गया है। जो कोवलन और माधवी इन दोनों की जो बेटी हुई उसके एडवेंचर्स के बारे में, उसके लाइफ के बारे में है। तो ये लिटरेरी से ज़्यादा रिलीजियस टाइप का बुक है। तो एक तरह से कह सकते हैं तमिल लिटरेचर का एक पार्ट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ को शो नहीं करता है। कहा जाता है कि ये दोनों जो ऑथर्स हैं ना, जो सिलप्पदिक्रम और मणिमेकलाई के जो ऑथर्स हैं, ये दोनों जो हैं ये दोनों दोस्त हैं और कंटेम्प्रेरीज हैं। जो चेरा किंग था संगुटुवन, जिनको रेड और कह सकते हैं कि गुड चेरा कहा जाता था। तो जो संगुटुवान हैं वो 2nd सेंचुरी AD में रूल किए हैं। लेकिन जो एपिक्स हैं, ये जो दोनों एपिक्स हैं, इनमें जो भी चीज़ लिखा गया है वो 6th सेंचुरी AD के सोशल लाइफ को और इकोनॉमिक लाइफ को बता रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जो किताब लिखी है उसमें जो भी मैंने सोसाइटी के बारे में लिखा है ना, डिपिक्ट किया है, वो 6th सेंचुरी AD का है, और मैं कह रहा हूँ मतलब, और ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये बुक मैंने 2nd सेंचुरी AD में लिखी है। तो इनके डेट्स में दिक्कत है, या क्या कहते हैं, जो ऑब्वियसली कोई भी राइटर जो अपनी बुक लिखता है वो अपने आसपास होने वाली चीज़ों के हिसाब से ही लिखता है। तो ऑब्वियसली ये बुक जो होगी वो 6th सेंचुरी AD के आसपास की होगी। तो इनका क्लेम जो है कि कंटेम्प्रेरीज थे चेरा किंग संगुटुवान के, ये थोड़ा फॉल्स होता है। अब देखिए क्या है कि
ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन एरा के टाइम में, अर्ली क्रिश्चियन एरा के टाइम में या उससे पहले जो है तमिल के पास जो तमिल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था। बहुत सारा ऐसा स्पेसिमेंस देखने को मिलता है कि जो क्रिश्चियन एरा है उसका जो शुरू का सेंचुरीज़ है या उससे थोड़ा सा शुरू का कह सकते हैं जो एरा है, जो एज है, जो पीरियड है, उसमें तमिल लैंग्वेज बढ़िया से देखने को मिलता है। जैसे कि 75 से भी ज़्यादा शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हम लोगों को देखने को मिलते हैं नेचुरल केव्स में, मदुराई रीजन के आसपास। जो मदुराई का जो रीजन है उसके आसपास जो नेचुरल केव्स हैं वहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें देखने को मिलता है कि तमिल वर्ड्स हैं जो मिक्स किए हुए हैं प्राकृत वर्ड्स के साथ। इन्फ्यूजन दिखता है तमिल वर्ड्स का और प्राकृत वर्ड्स का। तो कहने का मतलब तमिल वर्ड्स एग्जिस्ट करते थे, जो कि है ना 2nd और 1st सेंचुरी BC को डेट करते हैं जिस टाइम पे जैन और बुद्धिस्ट मिशनरीज इस एरिया में आए थे। तो तमिल ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब कह सकते हैं कि कर रहा था। ये यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सकेवेशन में बहुत सारा मिट्टी का बर्तन मिलता है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं, और इसमें भी देखने को मिलता है कि अर्ली क्रिश्चियन एरा में तमिल लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रहा था। तो उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि हमारा वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज है तमिल। तो खैर इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.